बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान कामर एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 023-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बल्कि आई थिंक 3 या 4 मंथ्स बाद। सो बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो अगर आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आप सब्र कर लें। पहले मैं आपके साथ सारी अपडेट शेयर कर लूँ और फिर हम जाएंगे कॉल्स की तरफ। पहली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है गुड कैरेक्टर के ऊपर। अभी रिसेंटली अक्टूबर में होम ऑफिस ने अपनी गुड कैरेक्टर पॉलिसी को अपडेट किया है और काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर पहले होता था कि अगर आप ओवरस्टेयर थे पिछले 10 सालों में, होम ऑफिस 99% आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देती थी। उनके पास डिस्कशन होती थी लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल नहीं करते थे और आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते थे। अभी जो उन्होंने पॉलिसी अपडेट की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको इनडेफिनिट ग्रांट हो गया है, चाहे आपने कोई भी पीरियड ओवरस्टेइंग में गुजारा था या आपने कोई इमिग्रेशन ब्रीच की थी, उसको वो डिसरिगार्ड कर देंगे। उसकी उन्होंने 3 शर्तें दी हैं कि आप अप्लाई करें 28 जून 2022 के बाद। दूसरा कि आपके पास ILR है। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि जब से आपको ILR मिला है उसके बाद आपने कोई इमिग्रेशन ब्रीच नहीं की। सो ILR के बाद फॉर एग्जांपल आपको कोई सज़ा नहीं मिली या आपने किसी इलीगल माइग्रेंट को हायर नहीं किया या कोई आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिससे आपने कोई इमिग्रेशन ब्रीच नहीं की, फिर चाहे उससे पहले ILR से पहले शायद 7-8 साल पहले आप ओवरस्टेयर थे, उसको वो डिसरिगार्ड कर देंगे और आपको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड अपडेट। जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में थोड़ा सा कोई टाइम पीरियड गुजारा होगा जहां उनके पास स्टेटस नहीं था और अब उनको ILR मिल गया है, अगर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको नेशनलिटी ग्रांट हो जाएगी। सो दैट्स द फर्स्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस। अक्टूबर से होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि जब भी आप कोई एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो डिसीजन लेटर है होम ऑफिस का, पहले होता था आप जाते थे हाई कमीशन या एम्बेसी के पास और वहाँ आप कलेक्ट करते थे, अब वो आपको ईमेल करेंगे। सो फ्रॉम अक्टूबर अगर आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग है, उसकी जो डिसीजन है वो आपको ईमेल करेंगे। सो अगर उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया आपको, वो आपको ईमेल कर देंगे कि हमने आपको ग्रांट कर दिया है और अब आप आके ले जाएं अपना पासपोर्ट हमसे। पहले ये होता था आपको ईमेल करते थे कि प्लीज़ आए टू द हाई कमीशन, वहाँ आपको चिट्ठी दी जाती थी, चाहे वो गुड न्यूज़ थी वो या रिफ्यूज़ल, वहाँ से आप उठाते थे। अब डिसीजन आपको वो ईमेल करते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू चेंज। सो अगर आपकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है एंट्री क्लियरेंस की, आपको ईमेल भी भेजा जाएगा। सो इसलिए अपने ईमेल्स चेक करते रहें। तीसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी राइट टू वर्क चेक्स के ऊपर। अभी लास्ट मंथ से होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अब आपको फिजिकली एम्प्लॉयज़ को चेक करना होगा कि एम्प्लॉई के डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। कोविड की वजह से होम ऑफिस ने एक किस्म की एम्प्लॉयज़ को एग्जामेशन दी हुई थी कि आप इनको चेक कर सकते हैं रिमोटली या इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के ज़रिए। अब उन्होंने कहा है कि या तो आप ऑनलाइन शेयर कोड के ज़रिए उसको चेक करें या फिज़िकली उस डॉक्यूमेंट को चेक करें कि जो एम्प्लॉई है उसके पास BRP कार्ड है वो वैलिड है या नहीं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपका एम्प्लॉय अभी आपको कहता है वो फिर आपसे ये मांग सकता है। सो शायद आपने देखा होगा लास्ट 2-3 मंथ्स में काफ़ी एम्प्लॉयज़ मांग रहे हैं क्लाइंट से कि आप हमें दिखाएं एविडेंस। सो अगर आपने एप्लीकेशन डालनी है और आपका एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा है, शायद बेस्ट होगा कि आप विंडो सर्विस की एप्लीकेशन डाल दें, बल्कि बजाय आप अभी 11 महीने के लिए वेट करते रहें। सो दिस इज़ समथिंग कि जो डायरेक्शन होम ऑफिस ने दी है एम्प्लॉयज़ को। जहाँ तक एप्लीकेशंस की बात है, प्राइवेट लाइफ के एप्लीकेशन अंडर 10 ईयर पार्टनर पेरेंट या प्राइवेट लाइफ रूट, होम ऑफिस ने अभी अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है कि 11 माह से उन्होंने थोड़ा सा वो कम कर दिया है। एवरेज वेट टाइम इज़ नाउ 10 मंथ्स। मुझे पता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जैसे ही आप सबमिट करते हैं वो आपको एक मैसेज आता है कि एवरेज वेट टाइम इज़ 6 वीक्स
बट वो एक्यूरेट नहीं होता। अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ उसको अपडेट करते रहते हैं। वहाँ उन्होंने अभी ऐलान किया है कि एवरेज वेट टाइम फॉर प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन या ऑन पेरेंट या पार्टनर रूट वो है अब 10 मंथ्स। सो अगर आपने ट्रैवल करना है या आपको इमरजेंसी है, मैं आपको यही मशवरा करूंगा कि आप विंडोज़ पर सर्विस इस्तेमाल कर लें, बल्कि बजाय नॉर्मल जिसमें आपको 10 मंथ्स वेट करना होगा। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस अगर आपके पास हो जिससे आप अपना एप्लीकेशन एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इमरजेंसी ट्रैवल करना है या कोई इमरजेंसी कोई और आ गई है, फिर आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एविडेंस के साथ कि आपके एप्लीकेशन को वो एक्सपेडाइट करते हैं और होम ऑफिस कर देती है। मैंने देखा है मेरी एक्सपीरियंस में, अभी एक दो क्लाइंट्स के एप्लीकेशन हमने होम ऑफिस को लेटर लिखा था कि इमरजेंसी है, प्लीज़ इनको आप जल्दी से डिसाइड कर दें, और विद इन 2 to 4 वीक्स में होम ऑफिस ने हमें जवाब दे दिया और क्लाइंट्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एक दो और भी अपडेट्स हैं लेकिन बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, तो इसलिए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। सलामकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है। जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक हैं। काफी काफी देर बाद शो आपने स्टार्ट किया है, काफी देर बिल्कुल, से आई इंतजार थिंक कर रहे थे। 3 माह बाद किया। बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कॉल भी किए कि कामरान भाई आप ये शो क्यों नहीं कर रहे। और थोड़ा सा ये काम की सही है। मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन अब नया साल है, कोशिश करेंगे कि हर सही। वीक आपके लिए ये शो पेश किया जाए। आप सुनाएं, सब खैरियत है। शुक्र अल्लाह का। मैं तो आपका शो जो है ना हर वीक देखता था और शेयर भी करता था। थैंक यू सो मच तो मेरे भाई, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि जी। कामरान भाई, मुझे ना सेक्शन 120 का लेटर आया था। तो अच्छा। उसका मैंने जवाब दे दिया था। तो ठीक है। उसके 1.5 महीने बाद मुझे बायोमेट्रिक्स के लेटर आए थे, ठीक फैमिली है। से, पूरी वेरी गुड। फैमिली के ना। ठीक है, ज़बरदस्त। तो उसके बाद मैंने बायोमेट्रिक्स दे दिए। जी तो जी। तकरीबन अगस्त में मेरी एप्लीकेशन शुरू हुई थी ओके। और अक्टूबर में मैंने बायोमेट्रिक्स दिए हैं, लेकिन स्टिल मैं डिसीजन का वेट कर रहा हूँ। आप वो भाई तो नहीं है जिसका बच्चा आई थिंक 6 साल का हो गया था, 6.5 साल का, और होम ऑफिस ने वो मांगा था आपसे कि सेक्शन 120 नोटिस। हाँ जी मैं वही हूँ। आपने मेरी आवाज पहचान ली होगी। नहीं, मुझे आपकी बातों से याद आ गया, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ जो इस सवाल मुझे पूछा नहीं जाता है। नहीं, माशाल्लाह आप वकील हैं, आप तो हर सो वो चीज अभी जानते हैं। अभी आपका बच्चा 7 साल का हो गया या क्या सूरत हाल है? नहीं, वो मैंने मेरी बेटी को तो स्पीकिंग लैंग्वेज का मसला है, वो क्लियरली बोलती नहीं थी ना। तो वो अच्छा। उसके भी साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दिया। अपने सारे सर्कमस्टांसिस बता दिए थे। 2 बेटियां मेरी इधर भी बोर्न है। जी जी। तो उनके भी मैंने उनको सर्टिफिकेट भिजवा दिए थे, स्कूल के अटेंडेंस के, जीपी के, सारी जो भी हमारी इधर लाइव जो मैंने इधर कोर्सेज वगैरह किए हैं वो सब मैंने उनको भिजवाए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स तो वापस भेज दिए थे। फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। तो उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स आए थे, उसके बाद से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई उधर से डिसीजन नहीं आया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बायोमेट्रिक्स आपने दे दिए हैं और अभी आप वेट कर रहे हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी, क्योंकि होम ऑफिस काफ़ी टाइम लगा रही है इन एप्लीकेशन में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एवरेज वेट टाइम इज़ 10 मंथ्स। 1-2 माह आप वेट कर लें, अगर फिर भी जवाब नहीं आता, फिर आप सिस्टर के थ्रू या खुद ही आप लेटर उनको लिख सकते हैं होम ऑफिस को कि जी 4-5 माह हो गए हैं, हम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हम काम भी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भी स्टक हैं, प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको जल्द से जल्द जवाब दे देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो। हेलो, कामरान साहब से बात हो सकती है? जी जी, बात हो रही है जी मेरे भाई, फरमाइए। जी कामरान। हेलो। हेलो। हेलो, जी जी फरमाइए मेरे भाई, सॉरी। जी कामरान साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी। पहला तो मैं अपनी सिस्टर को बुलाना चाहता हूँ पाकिस्तान से। ओके। मुझे किसी कंसल्टेंट ने बताया कि यहाँ पे हेल्थ केयर केयर होम में वीज़ा वर्क परमिट मिल रहा है, या लाइक समथिंग स्किल वर्कर का। या। तो 5 साल का
वो वीज़ा जो है वो कहते हैं मिल जाता है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सच है, वाकई मिल जाता है या ऐसे 5 साल का वीज़ा वर्क परमिट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वो वीज़ा हमें मिल जाता है तो 5 साल के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा? ठीक है। उसको डेफिनेट मिल जाएगा या क्या उसका फ्यूचर है? क्योंकि कंसल्टेंट तो मुझे यही कह रहा है कि 5 साल अगर वो लॉफुली यहाँ पे गुजारेगी जी तो वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती है, तो वो सेटल हो सकती है। तो ठीक प्लीज़ है, इसमें मुझे रहनुमाई फरमाएं। ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच फॉर योर कॉल। बहुत हाँ शुक्रिया भाई, आप। थैंक यू। थैंक ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक कंसल्टेंट ने आपको बताया है कि एक हेल्थ केयर का वीज़ा है, बिल्कुल है। और अगर कोई भी केयर होम, कोई भी मेडिकल बॉडी, हॉस्पिटल अगर आपकी सिस्टर को स्पॉन्सर करती है, उसको यहाँ बुलाया जा सकता है ऑन अ वर्क परमिट, स्किल्ड वर्कर वीज़ा इसको कहते हैं। 5 साल का वीज़ा अगर दिया जाता है, जिसके बाद 5 साल बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको इंडेफिनिट ग्रांट किया जाता है और आप यहाँ परमानेंटली यूके में रह सकते हैं। लेकिन ये तो एक आप कह लेना, एक नटशेल में मैंने आपको बता दिया समरी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स ये क्या है। लेकिन जो कंसल्टेंट्स, सोलिसिटर्स आपको ये नहीं बता रहे कि जब एम्प्लॉयर, फ़र्ज़ करें केयर होम आपको देती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होती है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि फ़र्ज़ करें कामरान एजाज को हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ये हमारे केयर होम में काम करेगा एज ए केयर असिस्टेंट, इसकी सैलरी होगी 25,600 जो होती है फॉर केयर होम्स वर्कर्स, और ये हमारे लिए काम करेगा। एक किस्म की ये डॉक्यूमेंट होती है जिसको आप कहते हैं कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब जब एम्प्लॉयर ये इशू कर देता है और फिर ये डॉक्यूमेंट लगा के आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस एम्प्लॉयर से और क्लाइंट से, एप्लीकेंट से पूछती है कि आपने किस तरह इस शख्स को हायर किया, हमें एविडेंस दे। क्यों होम ऑफिस देखना चाहती है कि ये जो वैकेंसी आपने एडवर्टाइज की थी या जो आपने ये जॉब दी है, ये जेन्युइन है या नहीं। ये तो नहीं कि आप किसी को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। सो ये जो मेन चीज़ है, ये कंसल्टेंट्स और सोलिसिटर्स आपको बताते नहीं है। वो आपसे पैसे ले लेते हैं 10,000 15,000 पाउंड, कहते हैं कि जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाद में आप फंस जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एविडेंस दिखाना होता है, एम्प्लॉयर ने ख़ास तौर पर, कि उसने किस तरह एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी है उस जॉब की, वो यूके से किसी को क्यों नहीं हायर कर सकता था, वो उसने पाकिस्तान से उसको क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो किसी को हायर करे। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट जो आपने फुलफिल करनी होती है। अक्सर मैंने देखा है यहाँ यूके में सोलिसिटर्स भी क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि जी हम जानते हैं किसी को केयर होम में 15,000 पाउंड आप ले। मैंने अक्सर सुना है, बल्कि लंदन में सोलिसिटर्स कह रहे हैं कि 15,000 पाउंड में आपका काम हो जाएगा, आप हमें पैसे दे दें, और वो अपनी कमीशन ले रहे हैं 5-6,000 पाउंड। दैट इज़ वेरी डेंजरस। सोलिसिटर को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशन को डिसरिप्यूट में लेके आ रहे हैं, आप इस तरह की कमीशन ले रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि अगर आप इसी तरह वीज़ा हासिल कर लेते हैं किसी सोलिसिटर के थ्रू, उसको 15,000 पाउंड दे के, और वो आपको दिलवा भी देता है, अगर एक दिन वो केयर होम बंद हो जाता है या उस केयर होम पर छापा पड़ता है कि ये केयर होम इस तरह लोगों को कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे रहा था, उन्होंने इसको उनको एम्प्लॉइज रखा हुआ था इस बेस के ऊपर पैसे लेके, फिर तो वो जो कंपनी है उसका स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी जॉबें चली जाएंगी, उनके वीज़े कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? जो सोलिसिटर है वो तो आपको कहेगा मैंने तो आपको बताया था यार, आपका रिस्क है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान इंडिया में है, सोच समझ के ये कदम उठाएं, सोच समझ के किसी सोलिसिटर को या किसी को भी पैसे दें। आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो आप कदम उठा रहे हैं ये सही है और ये एक जेन्युइन जॉब और वैकेंसी है। अगर नहीं है फिर हो सकता है आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाए, या अगर वीज़ा मिल भी जाता है बाद में आके आप फंस जाएं और आपके वीज़े को वो रिवोक कर दे। सो इसलिए बी वेरी केयरफुल। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हेलो। ये कमरन भाई ठीक है? जी सर। भाई मैंने आपको पहले भी एक बार कॉल किया था, मैं जश बोल रहा हूँ। मेरा लड़का यहाँ पे 2012 में बोर्न हुआ है
जी जी। और फिर बीच में हम 2 साल यहाँ पे थी, बाद में हम मुल्क में चले गए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए, हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके चले गए थे, और यहाँ पे 6 साल से है। तो हमने बच्चे की फाइल छोड़ी थी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मुझे दोबारा दोहराएं। सो 2012 में आप यहाँ आए थे, ठीक है? 2009 में आए थे, फिर मेरा बच्चा पैदा हुआ 2012 में यहाँ पे, 2012 में। ओके। फिर उसके बाद 2 साल के बाद हम 2014 में चले गए थे मुल्क में। वॉलंटरली, राइट? ये ओके, और ठीक है। फिर यहाँ पे आए, उसको हमें 6 साल हो गए यहाँ पे। वापस आए, करेक्ट? हाँ, वापस आए, 6 साल हो गए। अभी बेटा तो कितने साल हमने का है? बच्चा 10 साल का हो गया। 10 साल का हो गया, ठीक है। तो हमने वो बच्चे के बेस पे फाइल छोड़ी थी ठीक है। यूकेपीए में। ठीक है। तो उसमें अभी क्वेरी आई, और उसके अंदर जब ईमेल का वो पैसे बनी, अब राइट टू अपील आई। हम्म। तो उसमें जो हमने राइट का अपील की जो फीस पे करनी थी, वो पे फीस की। तो उसका ईमेल आया यस्टरडे को, और उसमें लिखा है असलम असलम असलम, ऐसा कुछ लिखे आया। अब मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो अपील है, जो आपने फीस भरी या जो जिसने आपके लिए प्रोसेस की, ये किसने की है? आप खुद कर रहे हैं या सिस्टर के थ्रू? नहीं, सोलिसिटर ने की थी। मैंने अब उसको सोलिसिटर पूछा ने कि आपको हमने तो समझाया होगा ना, वो क्या लिखा हुआ है उसमें? मुझे आप फिर बताएं ना। मैंने उसको पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं वो हो जाएगा, ऐसा मुझे फोन में बताया। नहीं, वो तो हर सोलिसिटर कहता है। मैंने आज तक कोई सोलिसिटर नहीं सुना जो कहता है कि ये केस नहीं हो सकता। आई थिंक मैं एक वाहिद वकील हूँगा जो लाइव ऑन एयर कह देता हूँ ये नहीं हो सकता। उसने क्या कहा, वो क्या लिखा हुआ था सेंटेंस उसमें? आपके पास है अभी फोटो उसकी? आप उसको पढ़ सकते हैं, मुझे फिर समझा सकते हैं, मैं फिर आपको बताऊँ। नहीं, वो ईमेल है, उसमें ऐसे ही लिखा है क्या, कोर्ट ऑन असलम इमिग्रेशन कोर्ट, आपकी राइट अपील, ऐसा बस में ईमेल मुझे आया, और कुछ नहीं मेरे पास पे। शायद ये हो सकता। अभी रिफ्यूजल आपका कब आया था अंदाजन? 10 days ago, 14 days ago? 4 दिन पहले आया। 3 दिन। सो ये हो सकता है मेरे भाई कि आपके सोलिसिटर ने ना वो फीस भर दी होगी ना, 140 पाउंड्स, और हाँ, वो हाँ, फिर हाँ, एक ईमेल कॉन्फर्मेशन आई होगी कि आपका अपील हमें मिल गया है, अब हम इसको प्रोसेस करेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। हाँ, लेकिन हमने तो बच्चे का केस छोड़ा था, तो इसमें क्या होगा अभी आगे? नहीं, ये जो अभी अपील राइट मिली है आपको, ये कौन सी एप्लीकेशन के लिए आपको मिली, ये मुझे समझाएं। अभी एप्लीकेशन कब सबमिट की थी? ये तो नहीं हो सकता ना कि वो तो आपने 1 साल हो गया। अब एप्लीकेशन सबमिट की थी, उससे तो 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए, वो रिफ्यूज हाँ, हुई। बच्चे की एप्लीकेशन आपने की, राइट, 2022 में, वो रिफ्यूज हुई। अभी 2023 में उसका अपील राइट मिला। बच्चे की ना आपने, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। अभी मुझे ये बताएं, बच्चे के 7 साल यहाँ यूके में कब होते हैं? क्वेश्चन। बच्चे के नेक्स्ट ईयर होते हैं। सो अभी तो आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी ना, ये गारंटी है, डिसमिस होगी। मैं आपको भी कह रहा हूँ, देखिए ना, ये तो मैं कहता हूँ ना, अब तो सोलिसिटर को पता है ये रिफ्यूज होगी। इसकी वजह बताता हूँ। बच्चा आपका यहाँ पैदा हुआ 2009 में, करेक्ट? ना 2012 में, ठीक है ना? अब रूल ये कहता है कि अगर आप 90 डेज से ज्यादा किसी साल में गुजारें, यू कैन नॉट गेट नेशनैलिटी ब्रिटिश, 10 साल की बेस के ऊपर, ठीक है ना? चाहे बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, ओके? सो इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? सो आप चले गए 2 साल 2014 तक रहे अपने इंडिया में। वो तो फिर वो ब्रेक हो गया बच्चे में कंटिन्यूटी में। आप वापस आए हैं 2014 में। अब बच्चे के कितने साल हुए? अभी 7 साल नहीं हुए ना यहाँ यूके में, करेक्ट? 6 साल 2 महीने हुए। 6 साल 2 महीने, तो अभी 10 में यहाँ रहते हैं। सो अब आप अपील पर जाएंगे, जज तो डिसमिस कर देगा वो अपील। अच्छा, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो हम नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, मैं आपको सच बात बताता हूँ। आज क्लाइंट्स सोलिसिटर्स हमारा शो देखते हैं, यही एडवाइस लेके अपने सोलिसिटर को बता देते हैं। कितनी दफा ये हुआ है, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आपको नहीं मैं कह रहा, मैं जस्ट जनरली बात कर रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि यही एडवाइस लेके अपने सोलिसिटर के पास जाते हैं, फिर वो सोलिसिटर कहता है यस ये सही है। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, देखिए ना, 6 साल 2 माह हो गए। अब रूल क्या कहता है कि 7 साल होने चाहिए। अगर आपकी अपील विद इन 3 मंथ्स में हो जाती है, जज तो डिसमिस कर देगा वो अपील। अच्छा, तो बेसिकली अभी टाइम निकालना है। और दूसरी बात ये है, अब अच्छा वकील हो, वो आपका टाइम ये निकाल सकता है। नंबर 2, अच्छा वकील होता, वो कहता है कि इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा डिले कर दो, पिछले साल जरूरत ही नहीं थी कितनी जल्दी करने की। मैनी फैक्टर्स, आप भाई कुछ, हाँ,
आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप जब भी बोलो मैं हाँ आ सकते हैं। आप देखेंगे लाइव ऑन एयर तो हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, आप कामरान को सोलिसिटर को गूगल कर सकते हैं, वहाँ आपको नंबर मिल सकता है ऑफिस का। मंडे आप फ़ोन कर लें, मेरे कॉलीग से बात ठीक कर लें और फिर हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक ठीक बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी आपकी मच, कॉल थैंक का। यू। थैंक यू, यू वेलकम। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ना कि अब बच्चे को खाली यहाँ हो गए हैं 6 साल 2 माह, अब वो अपील किस तरह सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो अपील 2, 3 या 4 मंथ, आजकल विद इन 3 to 4 मंथ्स में हियरिंग हो जाती है आपकी। सो अगर बच्चे के 7 साल नहीं हुए, हाउ कैन अ जज realistically grant a visa if you don't meet the rules? But unfortunately ये होता है कि आपको रॉन्ग एडवाइस दी जाती है या आपको एडवाइस किया जाता है कि एप्लीकेशन डाल दें, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे आसान काम सोलिसिटर के लिए होता है कि एप्लीकेशन सबमिट करना। 10 तो लेके 20 मिनट में सोलिसिटर आपका एप्लीकेशन या एडवाइज़र आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। लेकिन जो सही आर्ट होती है एक सोलिसिटर की, एक एडवाइज़र की, वो ये होती है कि क्लाइंट को सही तरह एडवाइस करना। आप उसके लिए वो कदम उठाएं जो आप अपने लिए उठाएंगे। और अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि यार अभी एप्लीकेशन ना डालो, चाहे मुझे वो नुकसान होता है, चाहे मुझे पता है कि यार अभी मैं क्लाइंट मुझे 2000 पाउंड देने को तैयार है, 3000, 4000, 5000 पाउंड, लेकिन आपने वो कदम उठाना है जो क्लाइंट की बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। सो इसलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन डालें, आप अच्छी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें किसी सोलिसिटर से जाके कि यार ये मुझे करना चाहिए या मैं वेट कर लूँ या मैं कौन सी एप्लीकेशन डालूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाद में आपका ही नुकसान होता है। आप हेयरिंग पर जाते हैं, वहाँ कोर्ट फीस भरते हैं, बैरिस्टर फीस, स्केलेटन आर्गुमेंट फीस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फ़ीस, और बाद में आप कुछ भी नहीं हासिल करते। फिर इंसान को बहुत दुख होता है कि यार मेरे पैसे ज़ाया गए। अगर मुझे सोलिसिटर कह देता कि आप वेट कर लो, ये मेरी बेहतरी के लिए होता। सो प्लीज़ ये आप ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। अच्छा नाज़रीन, एक दो और अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो हैं EU नेशनल्स के लिए। एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट केस जिसका नाम है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी SSHT। आई थिंक 2-3 वीक्स पहले ये पब्लिश हुआ है ये केस, और बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं कि यार इसका क्या मतलब है, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, हम EU नेशनल हैं या हम EU नेशनल के डिपेंडेंट हैं, आप प्लीज़ हमें थोड़ी सी इस पर रहनुमाई दे दें। और इस पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, ये जो केस था वो था कि अगर आप EU नेशनल हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि अगर आप एक EU नेशनल हैं, आपको ग्रांट किया जाता है, या डिपेंडेंट आपको ग्रांट किया जाता है प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस। प्री सेटल स्टेटस अगर आपने 5 साल से कम यहाँ UK में गुजारे हैं, और अगर आपने 5 साल से ज़्यादा आपने गुजार लिए हैं, आपको वो ग्रांट करते हैं सेटल्ड स्टेटस। अब यहाँ 2 सवाल उठे थे कि अगर आपका जो 5 साल पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक स्पेनिश नेशनल और मेरे पास है प्री सेटल स्टेटस, मैं आया था यहाँ UK में 2020 में दिसंबर में, जब ब्रेक्सिट की डेडलाइन आई थी, मैं यहाँ आ गया। 25 में मेरे 5 साल पूरे हो जाते हैं और मेरा प्री सेटल स्टेटस एक्सपायर हो जाता है, फिर मेरे स्टेटस को क्या होगा? ये पहला सवाल था जिस पर चैलेंज लेके आया गया था, और कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि जब आपके 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं, आप इलीगल नहीं होते। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ यूरोपियन नेशनल है और उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं करता, चाहे वो अप्लाई नहीं करता, वो यहाँ एज ए यूरोपियन नेशनल UK में इलीगल नहीं है। ये चीज़ कोर्ट ने वाजे कर दी है इस जजमेंट ने, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी SSHT। सो इफ योर 5 years expire as a European national, you are not an overstayer. So that's the first point. अब जो दूसरा सवाल इस केस में उठा था, which is quite important, वो ये है कि अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, अगर आप अब सेटल स्टेटस लेना चाहते हैं, जो होम ऑफिस ने रूल्स बनाए हुए हैं वो है कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन डालनी होती है सेटल स्टेटस की। अक्सर लोगों ने ये किया होगा और उनको ग्रांट भी हो गया है ये सेटल स्टेटस। एवरेज 1 month लग जाता है, वो कभी कभी 2, 3 या 6 months भी लग जाते हैं होम ऑफिस को आपको सेटल स्टेटस ग्रांट करने में। अब यहाँ जो सवाल था वो था कि अगर आप सेटल स्टेटस हासिल करना चाहते हैं,
आपको लाजमन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है या नहीं, ये सवाल था। और जो EU कमीशन है जो इंचार्ज होती है मेंबर स्टेट्स की, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक यूरोपियन नेशनल हूँ, यहाँ मैं 5 साल यहाँ गुजार लेता हूँ, मेरा 5 साल पीरियड, मेरे पास प्री सेटल स्टेटस है, मेरा 5 साल पीरियड ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट चीज़ तो है कि मैं इलीगल नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा, अगर मैं सेटल स्टेटस हासिल करना चाहता हूँ, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे एक दूसरी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन होम ऑफिस ने ये रिक्वायरमेंट बनाई हुई है कि अगर आप सेटल स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, यू मस्ट मेक सेटल स्टेटस एप्लीकेशन। और EU कमीशन ने कहा है कि दिस इज़ रॉन्ग। जो होम ऑफिस है, उन्होंने जो विथड्रॉल एग्रीमेंट की जो इंटरप्रिटेशन है, वो उन्होंने गलत की हुई है। इसके बदले होम ऑफिस ने जवाब दिया इस केस में कि देखें, जो दूसरी मेंबर स्टेट्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, वो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट बनाई हुई है कि हर 5 या 10 साल बाद आपको नया कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। सो अगर हम कह रहे हैं आपको, यूरोपियन नेशनल्स को, 5 साल बाद आप अप्लाई करें फॉर सेटल स्टेटस, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? उसके बदले जो EU कमीशन है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि नहीं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखी हुई है कि जैसे आपकी शक्ल बदलती है या आपकी अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, आपके पास नई फोटोग्राफिक एविडेंस होनी चाहिए। उन्होंने इसलिए ये रिक्वायरमेंट नहीं बनाई हुई कि लाजमन अगर आप इंडेफिनिट हासिल करना चाहते हैं, आपको सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। सो जस्टिस लेन जो जज थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जहां आपको एक सेकंड एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है सेटल स्टेटस की, इट इज रॉन्ग, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। सो एक हद तक ये गुड न्यूज़ है। लेकिन होम ऑफिस ने इन रिस्पॉन्स ये कहा कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, हम इसको अपील करेंगे। सो अभी देखें इसमें क्या होता है। होम ऑफिस कहती है कि हम इस फैसले को अपील करेंगे, लेकिन अगर होम ऑफिस चाहती, अगर ये अपील हार जाती है, होम ऑफिस ये कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। उनके पास तो एक डेटाबेस है ना, कि उनके पास पता है कि 2 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, प्री सेटल स्टेटस इनके पास है, वहाँ उसमें शामिल है कामरान, अनिल या जो भी उनके नाम्स हैं। जैसे ही उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, उस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली उस पर टिक कर दें कि इसको हमने सेटल स्टेटस दे दिया है, एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, होम ऑफिस कहती है नहीं, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, वी डोंट एक्सेप्ट इट, हम इसको चैलेंज करेंगे। और देखें अब इस चैलेंज में क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला करती है इन द कोर्ट ऑफ अपील। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, एक सवाल पूछना था कि मैं हूँ यहाँ पे ना आर्टिकल 8 के वीजे पे, प्राइवेट लाइफ, ओके, 2.5 ईयर का जो वीजा ओके, है उस पे। अगर मैं पाकिस्तान में शादी करता हूँ तो वाइफ को बुला सकता हूँ? आपको जब आपने कहा आर्टिकल 8 की बेस पर मिला था, सो कौन सी बेस पर मिला, थोड़ा सा मुझे प्लीज आप बताएं कि फिर मैं आपको मेरी ये यहाँ इसका। फैमिली है ना, सारे मम डैड, आपकी एज भाई। कितनी है? मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है। मेरी एज है 25। 25। आपकी एज कितनी थी जब आप यहाँ आए थे? मैं 35 है जब मैं यहाँ पे आया था। आई थिंक 13 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। सो हाउ ओल्ड वर यू? 22? नो नो नो, 35, 26 नो। सो आप 22 के थे ना जब आप आए 25 थे, साल। करेक्ट? 22 साल के होंगे ना तकरीबन, 22-23 साल के, करेक्ट? हाँ, 22-23 साल। ठीक है। आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ में रहते सारे। ठीक है। और आप यहाँ काम करते हैं? आप क्या करते हैं? अभी मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ मैं यहाँ पे। जी जी, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। और आपको वीज़ा कब मिला था? मुझे तकरीबन कुछ 6 माह हो गए वीजा मिले हुए, 7 माह। 7 माह, ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जब आपको प्राइवेट लाइफ रूट पर वीज़ा मिलता है ना, फॉर एग्जांपल 20 ईयर बेस, हाफ लाइफ बेस के ऊपर, या आपको मिलता है पेरेंट रूट के ऊपर 2.5 साल का वीज़ा, फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल पेरेंट हैं, या आपके पास एक्सेस राइट्स हैं टू अ चाइल्ड, ब्रिटिश चाइल्ड, या चाइल्ड जिसकी एज है 7 years, या उसके पास इंडेफिनिट है, अमूमन आप किसी को पाकिस्तान से, इंडिया से स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जनरल रूल ऑफ थंब, यू कांट। बट उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जहां आउटसाइड ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स, अगर होम ऑफिस समझती है कि इस केस में बात बनती है,
वो डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके आपकी वाइफ को वो वीज़ा दे सकते हैं, या अगर वो रिफ्यूज़ भी कर देते हैं अपील में जाके आपकी वाइफ को जज वीज़ा ग्रांट कर सकता है। लेकिन मैं ये आपको बताना चलूँ, ये इतना आसान नहीं है कि बस आप एप्लीकेशन डाल दें और लिख दें कि प्लीज़ मुझे वीज़ा मिल गया है, मुझे यहाँ 12-13 साल हो गए, मेरी सारी फैमिली यहाँ है, प्लीज़ मेरी वाइफ को वीज़ा दें। इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको लगानी होती है, और आपने फिर उस जज को या होम ऑफिस को मुतमिन करना होता है कि यहाँ कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं जिस बेस पर आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को वीज़ा मिलना चाहिए। सो इट इज़ पॉसिबल but difficult, but nowhere near as impossible. So see a good solicitor and I'm sure they can guide you in the right direction. नाज़रीन, अपडेट्स पर हम बातचीत कर रहे थे, सो मैंने ये तो आपको अपडेट बता दी जो EU लॉ का केस आया था 2-3 वीक्स पहले, इस पर काफ़ी शोर बचा हुआ था, क्लाइंट्स काफ़ी परेशान थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं टू द इम्पोर्टेंट ऋषि सुनक अनाउंसमेंट जो उन्होंने की थी इन दिसंबर, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो असाइलम का जो बैकलॉग है वो हम क्लियर कर देंगे, और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है, बाय द एंड ऑफ 23 विच इज़ दिस ईयर, इस साल के एंड तक हम सारी बैकलॉग असाइलम की क्लियर कर देंगे। अब मुझे नहीं लगता यह मुमकिन है, क्योंकि ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास वो मैन पावर है, ना इनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि ये इतना जल्दी ये सब कुछ बैकलॉग क्लियर कर सके। अगर पिछले 15 सालों में ये बैकलॉग नहीं क्लियर कर सके, मेरा नहीं ख्याल ये 8-9 माह में ये कर लेंगे। ऋषि सुनक ने ये भी कहा है कि जो केयर्स वर्कर्स हैं असाइलम के लिए, हम उनको भी डबल कर रहे हैं। सो अभी राइट नाउ देयर इज 1200 केस वर्कर्स, वी आर गोइंग टू डबल दैट टू 2424, वो कर देंगे केस वर्कर्स, और इस उम्मीद में कि हम ये जो बैकलॉग है ये हम क्लियर कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरामी, क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काफी अर्से बाद आपका शो आया और देख के खुशी होती है कि कमरामी वापस आ गई हैं। अच्छा, मुझे फिर ये बात बताएं, इस शो में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? कमरामी जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना, ये बंदे को अगर आधा नहीं तो आधे से थोड़ा सा कम लॉयर खुद ही बना देती है। तो वो अल्लाह भला करे आपका। अच्छा कमरामी, एक सवाल है मेरे पास। जी जी। कि मेरा भाई है अपना, वो स्किल्ड वर्कर वीजे पे है यहाँ पे, ठीक तो है। उसको जो SUS मिला था वो पूरे 5 साल का मिला था। ओके। तो बट जो उसको होम ऑफिस ने वीजा दिया है वो 5 साल से तकरीबन कोई 20-22 दिन कम है। तो जब उसको 5 साल कंप्लीट होंगे, ये वीजा कंप्लीट होगा, तो उसके 5 साल तो पूरे नहीं होंगे, तो वो ILR के लिए क्वालिफाई करता है या फिर उसको दोबारा फिर से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके को। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। यूजुअली विद इन 28 डेज से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप कह रहे हैं 10, 15 या 20 दिन या 23 दिन कम है वो वीज़ा, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 28 डेज उससे पहले, या फ़र्ज़ करें 1 या 2 दिन वीज़ा एक्सपायर होने से पहले भाई आपका अप्लाई कर सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सो देयर इज़ नो रीज़न टू वरी। जहाँ तक आपकी प्यार की ये बात है कि आप कहते हैं कि आपको ये शो सबको पसंद आता है, यकीनन मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं आपके सामने यहाँ पेश आता हूँ और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कि मेरा मकसद यही होता है हमेशा कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपके बेनिफिट के लिए हो। अभी मैं ना 2-3 वीक्स पहले की बात है, मैं टिकटॉक पर बैठा हुआ था और वहाँ एक सलिस्टर आ गया और बहुत ही अजीब स्टाइल में वो जवाब दे रहा था क्लाइंट्स को, उनका मजाक उड़ा रहा था। वो एक हद तक वो गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा था क्लाइंट्स के साथ, और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि यार देखें यहाँ बैठ के भी आप ये इस तरह आप बर्ताव कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, सही तरह जवाब नहीं दे रहे। सो इसलिए जब भी मैं कोई शो पेश करता हूँ हमेशा मेरा यही मकसद होता है कि अच्छी तरह आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो आपके लिए अच्छी हो, और मैं आपके साथ ऑनेस्ट और सिंसियर रहूँ हमेशा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक किया करें। जहाँ तक अपडेट्स की बात थी, एक और भी अपडेट हम बात कर रहे थे असाइलम के ऊपर के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऋषि सुनक ने कहा है कि हम केस वर्कर्स को बढ़ाएंगे और जो बैकलॉग है एंड ऑफ 2023 तक हम इसको क्लियर कर देंगे।
अब एक जजमेंट जो पास की गई है, आई थिंक जस्ट लास्ट वीक हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी, आई थिंक 19 दिसंबर, कि होम ऑफिस की जो पॉलिसी थी, जिस तरह जो प्रोसीजर उन्होंने इस्तेमाल किया था टू डिसाइड कि रवांडा में हम लोगों को भेज सकते हैं, हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की कि वो सही था। सो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिस चीज़ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि होम ऑफिस की पॉलिसी सही है, वो ये है कि जिस तरह जो प्रोसीजर, जो रूल्स होम ऑफिस ने इस्तेमाल किए थे फॉलो करने में, कि यार हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जहां हम रवांडा में लोगों को भेज सकते हैं, वो सही था। तो प्रोसीजर जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, अब जो फैसला है वो ये नहीं कह रहा कि जो होम ऑफिस लोगों को पीछे जो भेज रहा है वो लॉफुल है। सो द प्रोसीजर दैट वाज यूज्ड टू डिसाइड, जो तय किया गया था वो प्रोसीजर कि हम लोगों को रवांडा भेजेंगे, वो सही था। वो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी 19 दिसंबर को। लेकिन इसमें अभी अपील भी होगा, कि अभी भी आई थिंक इन द नेक्स्ट 16 तारीख को ये अपील होगा। सो अभी तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपील क्लाइंट्स के हक में नहीं जाती फिर भी ये केस जाएगा टू द कोर्ट ऑफ अपील। सो अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मुझे पता है कि हमारे जो बहन भाई हैं असाइलम सीकर्स या जो यहाँ इलीगली रह रहे हैं, उनको ये फ़िक्र है कि हमें वापस भेजा जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल टू रवांडा। अभी वो आपको रवांडा या किसी कंट्री नहीं भेज सकते। और थोड़ा सा मैं आपको असाइलम प्रोसेस दोबारा दोहरा दूँ, मैंने 5-6 माह पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था, कि फिर भी आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ आए थे फ्रॉम 1 जनवरी पिछले साल 1 जनवरी 2022 और आप यहाँ असाइलम क्लेम करते हैं, और अगर आप एक डेजिग्नेटेड सेफ कंट्री से गुजर के आए हैं, सो फॉर एग्जांपल मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान से मैं गया हूँ फ्रांस, जर्मनी, इटली, और फिर मैं यहाँ यूके आया हूँ, एंड आई एंटर द यूके फॉर एग्जांपल ऑन द 1 फरवरी 2022, फिर ये नए रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, फिर मेरी अपडेट आपके साथ चलती रहेगी। हेलो यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम कमरान जाज भाई। वालेकुम सलाम सर। जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई। जी फरमाइए। तो भाईजान मुझे आपसे माशाल्लाह आपका बड़ा लोग कह रहे हैं, यानी माशाल्लाह सबसे अच्छी एडवाइस वगैरह आपसे मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है भाईजान। तो मुझे एक चीज़ का पता लगाना था, आपसे शेयर करना था। मेरा एक छोटा भाई है जो 5 साल तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया था, 2 इंटरव्यू हो चुका है। तो उनके बाद आज के दिन वकील ने कॉल किया हमें कि भाई को ग्रांट कर दिया होम ऑफिस से। तो उनका जो 5 साल जो जी अल्लाह, तो ये जो उनका 5 साल है भाई का, तो वो जो है वो काउंट होगा या अभी आज के बाद से मतलब उनको 5 इयर्स और मतलब वीजा पे रहना पड़ेगा? उनको असाइलम की बेस पर वीजा मिला है। जी असाइलम के इस पे रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ। असल में हमारा ताल्लुक जो है ना बर्मा से है। जी तो मेरा हुआ अभी 2 महीना पहले, मेरा फिर भाई का हुआ है। तो आज ही डिसीजन आया भाई का, कोर्ट से हुआ है, डायरेक्ट रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन भाई का 5 साल 1-2 महीने हो गए हैं। अभी जो भाई ने 5 साल असाइलम में गुजारे हैं वो काउंट होगा आगे जाके भाई के लिए, या इंडिविजुअली के लिए और 5 साल वेट करना पड़ेगा? ये जी मैं देता हूँ आपका सवाल का जवाब। मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि जो आपके भाई थे, अब ये 5 साल ये वेट कर रहे थे, इससे पहले इनके पास स्टेटस था यहाँ यूके में स्टूडेंट का या कोई भी या नहीं? असल में भाई ने जो ना विजिट वीजा पे आया था यहाँ पर। ठीक है, विजिट वीजा पे आए थे भाई। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप रूल्स को पढ़ें, वो ये कहता है कि जिस दिन से आपको वीज़ा ग्रांट होता है उस टाइम पीरियड से आपके 5 साल शुरू होते हैं। तो चाहे आपने 5 साल वेट किया है, आप सिस्टम में थे, अनफॉर्चुनेटली आपका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है फ्रॉम द डे यू वर ग्रांटेड असाइलम। सो आप ट्राई कर सकते हैं, एक ILR की एप्लीकेशन डाल दें ऑन असाइलम बेस के ऊपर कि मैं 5 साल वेट करता रहा कि मुझे ग्रांट किया जाए इंडेफिनिट ऑन द बेसिस ऑफ असाइलम सीकर। उसकी फ़ीस भी नहीं होती, इट्स अ फ्री एप्लीकेशन, लेकिन उसके चांसेस मेरे ख्याल में होंगे नेक्स्ट टू नथिंग। बट आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं जिस दिन से आपको ग्रांट होता है उस दिन से आपके 5 साल शुरू होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन एयर।
हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, कामरान भाई, जी कामरान। जी, मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, बड़े अरसे से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज मेरे भांजे ने भेजा तो मैंने कहा यार ट्राई तो करो, देखो क्या होता है। आपका लकी डे है ना, फिर आज आपने कॉल की और आपकी लाइन भी बस लग गई। मैं कामरान भाई, मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करता हूँ, आपका प्रोग्राम नहीं चलता है। जी जी मैं इधर यूके में आया था 2015 में। लीगल वीजा था मेरे पास 5 साल का। जी जी, कौन सा वीज़ा था लेकिन किस बेस पर? विजिट वीजे पे आता विजिट था वीज़े मैं। पर आए, ठीक है, 5 साल का विजिट वीज़ा था आपके पास, ठीक है। जी जी मैं यहाँ पे स्टे हो गया हूँ अभी। केस जो पड़ा है ना, वो मेरे दोस्त यार बात सोलिसिटर थे, वो उन्होंने डाल दिया। सादी एप्लीकेशन नहीं होती है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, सिस्टम में आपको ले आते हैं, उन्होंने कहा होगा, ठीक है ना? सिस्टम में ले आए हैं। लेकिन जी मुझे ये बताएं कि ये अगर मैं एक डाइवोर्स औरत से अगर निकाह करता हूँ, इस्लामिक जो मैरिज है हम करते हैं, इस्लामिक मैरिज एक्सेप्ट कर लेंगे ये? ठीक है, केस ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो इस्लामिक मैरिज है, होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, आप कर सकते हैं इस्लामिकली, तो आप अपनी ज़िंदगी यहाँ शुरू कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, बट जो यूके कोर्ट्स हैं, जो होम ऑफिस है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बट अब मेरे पास आपके फुल सर्कमस्टांसिस नहीं है। अक्सर हमने एप्लीकेशंस यहाँ इन कंट्री किए हैं पार्टनर बेस के ऊपर, जहाँ इस्लामिक शादी हुई है और फिर भी एप्लीकेंट को वीज़ा मिल गया है, या एप्लीकेंट ने वाइफ के साथ शादी नहीं भी की, अनमैरिड पार्टनर की बेसिस पर वो रह रहे हैं और फिर भी उनको वीज़ा मिल गया, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट थे। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे मिल सकते हैं, या जो भी आपका करीबी सोलिसिटर है उसके पास जाके सारे आपके जो हैं सर्कमस्टांसेस उसको एक्सप्लेन कर दें, और हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस आपको शादी करने की ज़रूरत ही ना पड़े एंड आपको वीज़ा बैठे बैठे मिल जाए। सो प्लीज़ जल्द से जल्द एडवाइस ले लें। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमाल भाई? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप सुनाए? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान बोल रहा हूँ पीटरबोरो से। मैं मैं क्या हाल है? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं इसलिए फोन किया कि जितने भी देखने वाले हैं ना, मैं उन सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो आपको केस वगैरह दें, क्योंकि आप बहुत अच्छा डील करते हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल ऑनेस्टी से, बहुत अच्छे तरीके से आप, मतलब ईमानदारी से आप एडवाइस देते हैं, और यही सबसे बड़ी बात होती है। रिजवान, आपने कॉल की ना, और मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप अपनी स्टोरी शेयर कर दें पूरी दुनिया के साथ कि आप कितने सोलिसिटर्स के पास गए हुए हैं पहले? मैं तकरीबन 7 से 8 सोलिसिटर के पास गया हूँ, और मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, बड़े बड़े नामी ग्रामी वकीलों के पास। और कई सालों से इतना पैसा दिया मैंने, और कोई मेरा उल्टा केस उन्होंने खराब कर दिया। लेकिन कमरान भाई के पास नहीं, एक मिनट में आपको सवाल पूछता हूँ। आप एक स्टोरी मैंने शेयर की थी पिछले साल सबके साथ, शायद आपको भी पता होगा कि आप मेरा शो बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, जहाँ मैंने बताया था कि एक भाई थे जिनकी एंट्री हुई थी 2005 में। अक्सर उनके पास पासपोर्ट भी था, लेकिन गलत एडवाइस की वजह से थोड़ी सी डेट को वो उन्होंने गलत कर दिया और नुकसान हो गया। आप वो भाई थे या नहीं? मैं ही था, मैं बिल्कुल, मेरा केस था वो, बिल्कुल। और मेरा काफी, ये मेरा इतने ज्यादा पैसे मैंने वेस्ट किए हैं, इतने हजारों के हिसाब से, लेकिन कमरान भाई ने अब 1 पाउंड भी मुझसे अभी तक नहीं लिया, और मेरा काम उन्होंने जबरदस्त किया है। मतलब अभी इनका काम चल रहा है, मैं ये बताता चलूँ आप सबको, लेकिन हम बस कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए हम अच्छा काम करें और इनकी ज़िंदगी सुधर जाए। क्योंकि मुझे इन पर बहुत तरस आया है, बेचारे ये बहुत धक्के खा रहे हैं, और इनका फॉल्ट भी नहीं है। ये यहाँ आए हैं वेरी यंग, 15-16 साल, 13-14 साल उम्र में, और सोलिसिटर्स ने थोड़ा सा इनको मिसगाइड कर दिया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इनकी सक्सेस स्टोरी वीडियो के ज़रिए आप सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू रिजवान, आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का।
इंशाल्लाह आपसे जी, बातचीत होती। जी जी, लगता है लाइन कट गई है। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमान भाई कैसे हैं, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमान भाई भी चंगी से बोल रहा हूँ, सब ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो देखता हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करता हूँ। सही बात है, थैंक यू सो आप मच। अच्छी चीजें देते, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, अल्लाह आपको आमीन कामयाबी के रास्ते पे रखे। आमीन। तो कमान भाई मेरा सवाल ये है, जी जी पूछे। मैं एक यूरोपियन के साथ रह रहा हूँ। अच्छा तो मैं 2013 से आया था, तो विजिट वीजे पे 6 मंथ के वीजे पे। ठीक है ये तो अभी मैंने 2019 पे केस अप्लाई किया था। जी तो जी उसके साथ मैंने एक्चुअली पता मुझे कि इस्लामी मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं किया था उस बेस पे 2019 में। ठीक है, तो अनमैरिड पार्टनर की बेस पर, ठीक है। जी जी जी, तो फिर 2021 में जो यूरोपियन यूनियन आया था ना, यूरोपियन सेटल स्कीम स्कीम, आया था, जी तो जी। फिर उस पे मैंने अप्लाई किया था। अभी वो पे रिफ्यूज हो गया था, बोलते हैं कि आपकी एविडेंस, आप रिक्वायरमेंट आप मिले नहीं है वो रिक्वायरमेंट के साथ। तो अच्छा मेरा उसके आपसे एक बाद फिर सवाल मैं है मेरे भाई। 19 में मुझे याद नहीं है अगर अपील राइट्स शुरू हो गए थे या नहीं। आई थिंक उस टाइम नहीं थे अनमैरिड पार्टनर के, उन्होंने बंद कर दिए थे। सो आपने वो फैसला अपील किया था या नहीं? अपील किया था, लेकिन फिर मेरे लॉयर ने कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था वो। सो अपील एक्चुअली हेयरिंग वो नहीं हुई थी, करेक्ट? हेयरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा लॉयर चाहता था कि आपको मजीद टाइम, आपको 2 साल का पीरियड पूरा हो जाए। अच्छा मैं आपसे अभी चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। सो अभी आप आपके पास वीज़ा है या नहीं? अभी नहीं है। ठीक है, वो लड़की आपके साथ रह रही है या नहीं? अभी भी साथ है मेरे। ठीक है, यानी उस लड़की के पास या उस रिलेशनशिप में से कोई बच्चे हैं या नहीं? नहीं, बच्चे नहीं है। ठीक है, जो आपकी पार्टनर है उसकी एज कितनी है? एज है 53। आपकी एज कितनी है अप्रोक्सीमेटली प्लीज? 6। सॉरी कितनी? 36? ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, और 19 में आपने एप्लीकेशन सबमिट की, वो रिफ्यूज हुई, उसके बाद आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की है या नहीं? विड्रॉ की फिर दोबारा की थी, वो जो यूरोपियन यूनियन, वो तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी होगी ना, क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है एज अ पार्टनर एंड वी कांट कंसीडर योर एप्लीकेशन, करेक्ट? 220 का भी जुडिशनल रिव्यू डाला हुआ है। नहीं वो कुछ नहीं होगा उसका, वो छोड़ दें, पैसे ज़ाया ना करें। क्योंकि रूल्स कहते हैं अगर आप अनमैरिड पार्टनर है ना और आप EU सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई करते हैं, अनलेस अगर आपके पास 2016 रेगुलेशंस के तहत अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, हम आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट नहीं करेंगे। सो जो जिसने आपको कहा ना जुडिशल रिव्यू करें, प्लीज़ वो छोड़ दें, वो रिफ्यूज़ होगा और वो बल्कि आपके ऊपर ना वो कॉस्ट डाल देंगे होम ऑफिस 700-800 पाउंड्स की। टाइम ज़ाया ना करें, पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है? मैं आपको भी इस सवाल का जवाब देता हूँ जिसमें आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। सो पहली बात तो है कि JR ना करें, उसको परस्यू ना करें, अगर हो सकता है उसको विड्रॉ कर दें, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे, दे विल पुट कॉस्ट ऑन यू, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप रह रहे हैं पार्टनर के साथ आई थिंक फ्रॉम 2015 से 13 से या 14 या 15, जब से आप रह रहे हैं 4-5 साल हो गए आप उसके साथ रह रहे हैं। अगर आपके पास वो एविडेंस है, अब पॉसिबिलिटी है कि आप UK से एप्लीकेशन कर सकते हैं अंडर एज अ पार्टनर अंडर अपेंडिक्स FM, या आप वापस जाके एंट्री क्लियरेंस ले लें, वहाँ भी आपको बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है एंट्री क्लियरेंस, अगर आपका केस सही तरह तैयार किया जाता है। हमने विद इन द लास्ट 2 मंथ्स में हमारे 4-5 एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुए हैं, जहाँ एप्लीकेंट अपने पार्टनर के साथ यहाँ 5-6-7 साल UK में रह रहा था और उसको वीज़ा नहीं मिला। मेरे कहने पर वो गए वापस पाकिस्तान, गाना, अल्बानिया और उनको वीज़ा मिल गया। उनकी सक्सेस स्टोरीज हम शेयर करेंगे आपके साथ लाइव और फेसबुक के ऊपर, जहां आप इनके वीडियोस देख सकेंगे। सो प्लीज़ जल्द से जल्द आप अगर आपको इस लिस्टर के पास जाके एडवाइस ले लें, वो आपको फिर बेहतर बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। बट तो आई डोंट थिंक उसमें कोई पॉसिबिलिटी होगी, उसको आप रहने दें। नाज़रीन, जो आखिरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि असाइलम प्रोसेस, उसकी जो समरी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि अगर हमें रवांडा भेजा जाएगा, और मैंने आपको यही पहले अर्ज़ किया था कि फ़िलहाल तो वो किसी को भी नहीं भेज सकते क्योंकि चैलेंजेस चल रहे हैं। बट इन अ नट शेल, अगर आप 1 जनवरी 2022 के बाद UK एंटर हुए थे
और आपने एक सेफ कंट्री से आप गुजरे हैं, फिर पॉसिबिलिटी है अगर जो चैलेंज रवांडा के ख़िलाफ़ वो अनसक्सेसफुल होता है और होम ऑफिस कामयाब हो जाती है, फिर हो सकता है एज एन असाइलम सीकर वो आपको वहाँ भेज सकते हैं कि आपका केस रवांडा में प्रोसेस हो। उसकी नट शेल जो प्रोसेस है मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जब स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, जो नेशनल असाइलम एलोकेशन यूनिट है कि वो चेक करती है कि आप एक सेफ कंट्री से गुजरे हैं या नहीं। सो दे चेक द इनएडमिसिबिलिटी रूल्स, और अगर वो समझते हैं कि आप एक सेफ कंट्री से गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रांस या जर्मनी से आए हैं गुजर के आके, फिर वो आपका जो केस है वो थर्ड कंट्री यूनिट को रेफ़र करती है और वो फिर आपको एक इशू करती है नोटिस ऑफ इंटेंट, जहां आपको वो नोटिस देते हैं कि जी हम समझते हैं कि आप एक सेफ कंट्री से गुजर के आए हैं, हम समझते हैं कि आपको भेजा जाए टू अ सेफ कंट्री, फॉर एग्जांपल टू रवांडा, आप हमें रीजंस दें कि हम आपको वहाँ क्यों ना भेजें कि आपका एप्लीकेशन वहाँ प्रोसेस हो। आपके पास 14 डेज़ होते हैं उसका जवाब देने में। उसके बाद अगर कोई कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, फॉर एग्जांपल रवांडा, कि हम आपका केस प्रोसेस करने को तैयार हैं, फिर उसके बाद होम ऑफिस आपको डिसीजन सर्व करती है कि हम आपको भेजेंगे टू रवांडा। बट आपको यहाँ अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चैलेंजेस चल रहे हैं फ़िलहाल होम ऑफिस किसी को भी रवांडा में भेज नहीं सकती। थोड़ी सी सख्ती और भी वो कर रहे हैं अल्बेनियन नेशनल्स के साथ कि अगर आप एक अल्बेनियन नेशनल हैं, वो चाहते हैं कि इनके जो असाइलम क्लेम्स हैं वो फास्ट ट्रैक किया जाए, और उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बना रहे हैं उनके लिए कि इनके जो बहुत ही जल्दी से हम इनको प्रोसेस कर दें और हम इनको वापस भेजें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने अभी तक नहीं की, सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। नाज़रीन, ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको इस वीक का प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है इस काफ़ी सवाल लोग पूछ रहे हैं, इस पर हम तफसील में बात करेंगे नेक्स्ट वीक। अगर आप कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीक, अस्सलाम वालेकुम।